बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92@8 विद सादिया अफसाल। नाज़रीन, हम मौजूद हैं कोयटा में, जहां से कल भी आपके लिए खुसूसी प्रोग्राम लेकर आए थे। और कोयटा ही नहीं, बलूचिस्तान ही नहीं, पूरे मुल्क की जो फ़ज़ा है इस वक्त सोगवार है। जो एक रिक्कत आमेज़ मनाजिर हमने देखे, जो कल आहो-बुका देखी, जो पुकार देखी, जो चीखें देखी उन लोगों की जिनके प्यारे उनसे बिछड़े हैं। और कल जिस तरीके से एक दहशतगर्दी की कार्रवाई कोयटा में, जिसमें अभी तक 74 शहादतें हुई हैं और 100 से ज़ायद अफराद जो हैं वो ज़ख्मी हैं। कुछ की हालत काफ़ी नाजुक भी है और हम उनके लिए दुआगो हैं कि वो जल्द से जल्द शिफायाब हों। ताज़ियत का सिलसिला भी जारी है। वज़ीर आला बलूचिस्तान भी हस्पताल भी गए, अयादत भी की। हमने यहाँ देखा है कि आर्मी चीफ के बाद वज़ीर आज़म साहब भी आए और दीगर वज़राए आला भी यहाँ पर आए और उन्होंने भी मरीज़ों की, बीमारों की अयादत की है, तीमारदारी की है। कल एक बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का मैसेज एक वकील साहब की जानिब से दिया गया, जो कि इस वाक़े के अंदर ज़ख्मी हुए, लेकिन उन्होंने आर्मी चीफ से और वज़ीर आज़म से बात करते हुए ये कहा कि जो दहशतगर्दी की जंग है इसको यहाँ पर रोके नहीं, इसको ख़त्म नहीं करें, हम आपके साथ हैं और आखिरी दहशतगर्द तक, उसके ख़ात्मे तक ये जंग जो है वो जारी रहनी चाहिए। आज हम कोयटा में CM हाउस में मौजूद हैं और वज़ीर आला बलूचिस्तान सनाउल्लाह ज़हरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और इस वाक़े के बाद उनका किसी भी टेलीविज़न चैनल को ये पहला एक्सक्लूसिव इंटरव्यू भी है। अस्सलाम वालेकुम नवाब साहब, बहुत शुक्रिया। आप से ज़ाहिर है जिस तरीके से आपने जो मनाजिर देखे हैं, जो आप डायरेक्टली उन लोगों से जाकर मिले हैं जो इसका शिकार हुए हैं। आपका कल ही एक स्टेटमेंट आ गया था और आपने कहा था कि इसमें रॉ मुलव्वस है। तो यकीनी तौर पर एक सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव जब ये बात कर रहा है तो आपके पास शवाहिद मौजूद होंगे, कुछ ना कुछ ठोस बुनियाद होगी जिसके बाद आपने बात की है। जी देखें सादिया बीबी, बिल्कुल ऐसी मैंने कोई बात गैर जिम्मेदाराना कोई बात नहीं की। इससे पहले भी आपको याद होगा कि 6 महीने पहले हमने कुलभूषण यादव जो सर्विंग है वहाँ का नेवी का ऑफिसर है, उसे हमने पकड़ा। उसके बाद उसकी निशानदेही पर कोई 50, 60, 70 लोगों को मेरी गवर्नमेंट ने और हमारी जो एजेंसियां हैं, हमने पूरा वो नेटवर्क उनका अब पकड़ा, उनसे पूछा, फिर उनको तफ्तीश की उनसे। तो उसके बाद अभी 4 दिन इस वाक़े से 4 दिन पहले ही मैंने अपने होम मिनिस्टर को कहा था कि आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसमें अभी रिसेंटली हमारा एक यहाँ पर आलमो चौक है, वहाँ पर उन्होंने ID किया था वहाँ पर। उसमें हमारे कुछ लोग शहीद हुए थे और कुछ ज़ख्मी हुए थे, मजदूर गरीब लोग थे, ये वो थे। तो उनको पकड़ा हमारी फोर्सेस ने, हमारी गवर्नमेंट ने। उसके बाद उससे पहले डॉक्टर मालिक के ज़माने में एक हुआ था बम, बस पे टाइमर उन्होंने बम प्लांट किया था बस में, उसमें भी कोई 12-15 लोग शहीद हुए थे, ज़ख्मी हुए थे। तो उन लोगों को भी हमने पकड़ा और उन्होंने खुद इन चीज़ों को माना। जब हमारे पुलिस ने और हमारे इदारों ने उनसे तफ्तीश की तो उन्होंने कहा कि जी हमें जो फंडिंग होती है वो NDS के ज़रिए होती है और हमें रॉ के ज़रिए जो है हमें अफ़गानिस्तान से फंडिंग होती है। और बहुत कुछ कुलभूषण यादव का तो मैंने आपको बताया कि वो सर्विंग गए और वहाँ पर जो है उसने भी बहुत कुछ बताया। तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि क्यों जो भी हालात ख़राब हो रहे हैं और जो 2002 से लेकर अब तक जो सब नेशनलिस्ट है, सो कॉल्ड सेपरेटिस्ट मैं उनको कहता हूँ, अपने आप को कहते हैं, तो उन्होंने तो खुलेआम वो जाते हैं आते हैं वहाँ पर इंडिया और वहाँ से उनको जो है वो फंडिंग होती है। ठीक है, लेकिन इस पे ऑफिशियल कल के वाक़े पे क्या कोई बयान, क्योंकि अभी तक हमने देखा नहीं है। आपकी जानिब से तो रॉ के मुलव्वस होने की बात की गई है, बट किसी तंजीम ने, किसी जमात ने इसकी बाकायदा तौर पर जिम्मेदारी उस तरीके से कबूल नहीं की। क्या जाहिर है अगर रॉ भी काम कर रही है तो यहाँ जिन हाथों में बंदूकें हैं या जिन जिस्मों पर खुदकुश जैकेटें पहनाई जा रही हैं वो तो यहीं के लोग हैं। तो आप किसको देख रहे हैं कि किसने किया है, किस तंजीम की जानिब से अगर रॉ ने करवाया? इस वक्त एक तो IS खुरासानी है, IS खुरासानी, उन्होंने कबूल किया है। फिर उसके बाद एक और तंजीम है, वो भी मजहबी तंजीम है, उसने किया है, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा कैजुअलिटीज़ हुई हैं वकला के, सिविलियंस के। तो जब ये इस तरह की हर कार्रवाइयाँ करते हैं तो इनको बहुत ज़्यादा फंडिंग होती है। तो फिर ये एक दूसरे से
आगे मदद भी लेते नहीं रहते नहीं हैं। नहीं आगे बढ़ने की कोशिश करते अच्छा। हैं। वो कहता है मैंने की है, वो ओके। कहता है वो, क्योंकि जो भी जितने भी लोग यहाँ शहीद होते हैं पाकिस्तान में टेररिज्म में, तो उसके बदले में फिर इन्हें पैसे भी जिस मिलते तरह हैं। सोशल मीडिया पे कल जी दाइश का जिक्र हो रहा हाँ था जी, कि दाइश जी का उन्होंने जिक्र हो कर रहा दिया। था। और जो हमारे जो बलूचिस्तान में बेसिकली जो वो करते हैं उसके लिए फिर उनको पैसे भी मिलते हैं, और बाकायदा वो इसकी वीडियो भी बनाते हैं जिस तरीके से, फिर वो जो उनके आका है वो अपने आकाओं को दिखाते हैं इसको कि जी हमने ये किया है, तो इस तरह वो है। तो ये चूँकि काफ़ी बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ है, तो इस पर अभी तक ये वो है, लेकिन तहकीकात चल रही हाँ है, यानी तहकीकात आप चल लोगों रही की है, तरफ लेकिन से जो आए हैं अभी तक जो क्लेम आया है। रिपोर्टिंग जी। मेरी आई है वो अच्छा। यहाँ का बंदा नहीं है जो सुसाइडल है, उसको अच्छा। लाया गया है और यहाँ पर जो है उसको प्लांट किया गया और प्री प्लान किया है उन्होंने प्री प्लान पहले उन्होंने कांसी साहब, बिलाल कांसी साहब की रेकी की, उन्होंने बिल्कुल, देखा बिल्कुल। उन्होंने कि वो कब आते हैं, कब जाते हैं, क्या करते हैं। और पीक टाइम पे आप देखें जब कोर्ट्स 9 बजे शुरू होते हैं, चल रहे होते हैं, उस टाइम पे उन्होंने कांसी साहब की टारगेट किलिंग की, और उनको पता था कि वो उसको हॉस्पिटल लेके आएंगे। उस वक्त तक शायद वो ज़ख्मी थे, उसको वो था, तो रास्ते में दम तोड़ गए थे, लेकिन हॉस्पिटल तो ज़रूर उसको लाना था उन्होंने। तो जैसे ही वकला कचहरी में थे अपने या हाई कोर्ट में थे, उन्होंने जैसे ही सुना कि हमारे बार कौंसिल के प्रेसिडेंट को शहीद किया गया या वो ज़ख्मी है हॉस्पिटल में, तो सब वहाँ भागे, सब ने रश किया वहाँ हमलावर पर। ने इंतजार जी किया कि उन्होंने ज्यादा प्री तादाद प्लान में वो लोग जमा ज़्यादा हों। तादाद में आए वो करें। तो एक किस्म के हमारे वकला को ट्रैप किया गया और वो हमारे वकला उस ट्रैप में आ गए, लेकिन प्री प्लान उन्होंने बनाया हुआ था। उनका सिर्फ बिलाल कांसी को मारने का इरादा नहीं था, उनका ये था कि इन्होंने एक दफा रियासत को हिलाया जाए, रियासत को हिलाया पैनिक जाए क्रिएट किया और जाए। रियासत को किए इस तरह वकला को जो है वो किया जाए, और वो जो अपना उनका जो अज़ाइम थे वो उसमें कामयाब हो गए। ठीक है। अच्छा, मैं एक नवाब साहब एक सवाल, क्योंकि आपने जिस तरह कल ही रॉ का जिक्र कर दिया था, तो आज बड़ी हैरत हुई उस वक़्त एक और मुतनाज़ा बयान महमूद अचकज़ई साहब की तरफ से आ गया पार्लिमान के अंदर ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, ऐसे वक्त में कि जब हम हालत जंग में हैं, मुत्तहिद होने की ज़रूरत है। दुनिया में कहीं और नहीं होता कि अपनी एजेंसीज़ को, सिक्योरिटी इदारों को तनकीद का निशाना बनाया जाए, लेकिन आज उन्होंने ये बात की और उन्होंने ये भी कहा कि जो सरबरा एजेंसियों के जो जिम्मेदार हैं उनको भी फारिग कर दिया जाए। और वो कहते हैं कि जी सिर्फ रॉ को इल्ज़ाम देना काफ़ी नहीं है। तो आप कैसे इस चीज़ को देखते हैं कि वो लोग जो यहाँ पर आपके इत्तेहादी हैं वो इस वक्त में ऐसे मुतनाज़ा बयान दे रहे हैं? देखिए सादिया भी वो तो अपने पार्टी के सरबराह हैं और पार्टी चला रहे हैं, काफ़ी सीजन पॉलिटिशियन है, वो बेहतर जानते हैं क्या बयान देना है उन्होंने पार्लियामेंट में, क्या नहीं देना है, क्या वो करना है। एज ए चीफ एग्जीक्यूटिव जो मेरे फ़राइज़ में शामिल है, जो मेरे मालूमात है वो मैंने शेयर की थी कल। लेकिन आपने जब ये सुना तो आपको कैसा लगा कि इस वक्त जब मुत्तहिद होने की ज़रूरत है तो अपनी ही सिक्योरिटी इदारों पर, अपनी ही एजेंसीज पर इतने सख्त अल्फाज में तनकीद कर रहे हैं? देखिए मैं आज मजम्मत करते हैं उनके इस बयान की। आज उनके जो पार्लिमानी लीडर है अब्दुल ज़ियारतवाल सारा दिन मेरे साथ रहे हैं, हर जगह हम गए हैं, वो हमारे साथ थे। उनके भाई में मेरे PND के हमारे मिनिस्टर है वो भी हमारे साथ थे, उनके पार्टी के लोग भी हमारे साथ थे। तो फेडरल गवर्नमेंट में या नेशनल असेंबली में उन्होंने दिए, जैसे मैंने अर्ज़ किया कि सादिया बीबी वो एक पार्टी चला रहे आज से नहीं, 30-40 साल से सीजन पॉलिटिशियन है। तो उन्होंने जो दिया है वो, बट आप कंडेम करेंगे उनके स्टेटमेंट को? अभी तक मैंने देखा नहीं है, वैसे हकीकत मैं आज इतने बिजी रहा हूँ कि मैंने अभी तक, लेकिन उन्होंने यही बात की है, मैंने अभी तक सिक्योरिटी पढ़ा भी इदारों नहीं है, पर। उसको जी। पढ़ा भी नहीं है और देखा भी नहीं है अभी तक मैंने। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि कल के वाक़े के हवाले से जो सिविल अस्पताल के MS हैं उन्होंने ये बात की कल मीडिया से भी बात करते हुए कि सिक्योरिटी नहीं थी। तो एक तरफ अगर हम कह रहे हैं कि जी ऑपरेशन होता है, अमन आया, यकीनी तौर पे पूरे मुल्क में उसके नताइज समराज जो हैं वो मिल रहे हैं, तो वो जो सिविल इंतज़ामिया की जब हम बात करते हैं कि वॉक थ्रू गेट्स ख़राब हैं या CCTV कैमरास बेशतर काम नहीं कर रहे, तो कौन रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए? बिल्कुल, जो लोग रिस्पॉन्सिबल होंगे उनके ख़िलाफ़ मैं कार्रवाई भी करूँगा। और आज आपने देखा कल से आज से मैं बहुत ही इंतहाई बिज़ी था, लोग आ रहे जा रहे थे, मैं भी फातिहा पे जानता, हमारा एक कल्चर है, रस्म रिवाज है, कोई शहादत होती है, कोई फौतगी होती है तो उस पर जाना होता है।
तो इस पर इंशाल्लाह मैंने आज ही चीफ सेक्रेटरी को कहा है कि आप रिपोर्ट मुझे कल पेश करें, और कल आला सतह का जो है मैंने एक मीटिंग रखा हुआ है इस मामले में, और इसमें वो करूँगा, और जो जिम्मेदारान होंगे उनको मैं इंशाल्लाह सज़ा दूंगा। अच्छा, ये जो एक इसमें बात कोई है, कबाहत नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो खुद कह रहे हैं कि सिक्योरिटी नहीं थी, और हम तो मैंने तो कल भी ये बात की थी कि हम इस्लामाबाद की भी बात करें, कैपिटल की, तो वहाँ कचहरी में बल्कि मैं आपको ये भी गेट्स खराब हैं, तो फिर बल्कि आज ये बात आज आपको बता दूं मैं, जो हमारा वो था उसका मैंने ऑर्डर कर दिए हैं, जो CCP होता है यहाँ का कोयटा का, उसके मैंने ऑर्डर कर दिए हैं कि उसको ट्रांसफ़र किया जाए, तो उससे भी फिर हम तफ्तीश करेंगे और दूसरे लोगों से भी तफ्तीश करेंगे, जो जिम्मेदारान होंगे उनको मैं माफ़ नहीं करूँगा। ठीक है, लेकिन एक चीज़, जिस तरह आपने खुद कहा कि बहुत सारे लोग आ रहे हैं, हम CM हाउस में काफ़ी देर से हम भी देख रहे हैं कि वो शहबाज शरीफ साहब भी यहाँ पर आए, आपकी भी मसरूफियात हैं, आप भी जा रहे हैं, आ रहे हैं, विज़िट हॉस्पिटल का भी कर रहे हैं, बट इन तमाम चीज़ों में कल जो मुख्तलिफ चैनल्स ने रिपोर्ट भी किया, मैं उस पर आपके तासुरात एक सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव के तौर से नहीं, एक इंसान के तौर से जानना चाहूँगी कि कल जब वज़ीर आज़म साहब वापस जाने लगते हैं तो रूट लग जाता है, और वो एम्बुलेंसेस जिसमें उन मरीज़ों को शिफ्ट किया जा रहा था कराची, उन एम्बुलेंसेस को वेट करना पड़ता है। देखिए, ये बिल्कुल इसमें शायद वो हुई है, वो जब वापसी पर हम जा रहे थे तो मैंने देखे वो एम्बुलेंसेस, वो रुके हुए थे। वज़ीर आज़म साहब का प्रोटोकॉल नहीं, वैसे कोई बात नहीं, वज़ीर आज़म साहब ने कोई प्रोटोकॉल वो नहीं लिया था, बल्कि हम बाय रोड आए हैं, लेकिन चूंकि इंतज़ामिया का हालात आप देखते हैं, एक इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ, और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान भी थे, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी यहाँ पर आए हुए थे होता, लेकिन वापसी पर जब मैं आया तो मैंने नोट किया कि मैंने कहा इतने एम्बुलेंसेस खड़े हैं, क्यों खड़े हैं? तो उन्होंने कहा कि जी वो अभी ये पहुँचे। जब हम प्राइम मिनिस्टर को ले जा रहे थे उस वक्त वो नहीं पहुँचे थे, एयरपोर्ट छोड़ने जा रहे थे, वापसी पर जब मैंने देखा तो वो खड़े थे एम्बुलेंसेस, तो फ़ौरन से बेचकर मैंने कहा कि इनको भेज दिया जाए। तो वो फिर मैंने रिपोर्टिंग भी ली उनसे, तो उन्होंने कहा कि जैसे ही वज़ीर आज़म साहब पहले चूँकि आए थे, उसके पीछे आ रहे थे, तो वज़ीर आज़म साहब ने जैसे ही टेक ऑफ किया उसके बाद हमने इनको C-130 में डाल के उनको भिजवा दिया था। बल्कि फिर मैं रिपोर्टिंग ले रहा था, मैं जब पहुंचा अपने घर में, मैंने फिर दोबारा उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि अभी एयरपोर्ट पर पहुंच गए और आगा खान हॉस्पिटल उनको पहुंचा दिया है। एक ब्रेक ले लेते हैं। नवाब सनाउल्लाह ज़हरी साहब वज़ीर आला बलूचिस्तान हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। ब्रेक से वापस आएंगे तो उनसे इस हवाले से भी बात करेंगे कि जो बाकी सूबों की निस्बत यहाँ पर बलूचिस्तान में अमन कायम होने के बाद जश्न आज़ादी को लेकर एक बहुत पुररौनक समा होता है, और हर साल हम देख रहे हैं, और उससे पहले वो भी हालात हमने देखे हैं जब मुल्क का परचम जो है वो नहीं लहराया जाता था यहाँ पर। तो अभी यहाँ पर जो सेलिब्रेशंस चल रही थी उस हवाले से जो हुकूमत बलूचिस्तान ने काम किया था, जब तकरीबात का इनकाद किया था, वो क्या जारी रहेंगी उसी ज़ोर व शोर से, उसी अज़्म के साथ? इस हवाले से भी बात करेंगे और सूबे के चंद और इशूज़ पे बात करेंगे नवाब साहब से एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। आज हमारे साथ वज़ीर आला बलूचिस्तान नवाब सनाउल्लाह ज़हरी साहब मौजूद हैं। नवाब साहब, आपसे मैं ये जानना चाहूँगी, जो हम बात करें कि 14 अगस्त के हवाले से हफ्ता 10 दिन पहले ही जिन तकरीबात का इनकाद हुआ, और एक तो हमें देखा एक बुक मेला लगा हुआ है, एक्सपोर्ट्स फेस्टिवल, क्विज़ कॉम्पिटिशन्स, 14 अगस्त तक की चीज़ें चलती रहेंगी, वो उसी तरह से रहेंगी क्योंकि सोग में भी है फिर सूबा? बिल्कुल जी, वो जो हमारे जो प्रोग्राम हैं वो इसी तरह चलते रहेंगे। सिर्फ उसमें एक मैंने वो कर दिया था कि जो म्यूज़िकल हमारा प्रोग्राम होगा 14 अगस्त की रात को, वो हम नहीं करेंगे। उसमें नेशनल एंथम होगा और दूसरे फिर जो है हम लाइटें जला के उसको वो करेंगे उसमें, क्योंकि अच्छा नहीं लगता है कि इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ और उसमें जो है गाना बजाना करें और म्यूज़िकल शो करें। बाकी इंशाल्लाह जो हमारी दूसरी एक्टिविटीज़ है वो उसी तरह जारी रहेंगी। अच्छा, एक चीज़ और भी जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से यहाँ पर FC या फ़ौज या और फिर हुकूमत की इंतज़ामिया, पुलिस, सब लोग मिलकर जो काम कर रहे हैं, उसमें आपका वर्किंग रिलेशनशिप कैसा है जनरल आमिर साहब से? देखिए, बहुत अच्छा है। इंतहाई मैं खुशकिस्मत आदमी हूँ कि जनरल आमिर जैसा जनरल जो है मुझे मिला है कमान, सदर कमान के हवाले से। बल्कि मेरे उसके रिलेशन एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे हैं और भाइयों की तरह हैं।
और ना वो मुझे सीएम साहब कहते हैं, ना मैं उनको जनरल साहब कहता हूँ। अच्छा। वो मुझे सनाउल्लाह भाई कहते हैं और मैं उनको आमिर भाई कहता हूँ। अच्छा। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि हमारे रिलेशन कितने अच्छे हैं। और अल्लाह करेगा ये रिलेशन जो है वो इस चीफ मिनिस्ट्री के बाद, उनके रिटायरमेंट के बाद भी ये दोस्ती कायम दायम रहेगी। और न वो इस तरह के आदमी हैं कि नाजायज़ तरीके से किसी चीज़ में मुदाखलत करते हैं, न मैं इस तरह का आदमी हूँ कि बिल्कुल हर चीज़ पे रिजिड हो जाता हूँ। रिजिड होना भी अच्छी बात नहीं है। तो बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से डे वन से, जब से वो डॉक्टर मालिक और जंजुआ साहब के रिलेशनशिप को लेके बड़ी बात की जाती थी, तो मैंने कहा आपसे भी आपका वर्किंग रिलेशनशिप जो है उनके साथ, आमिर जनरल आमिर से भी आप पूछ सकते हैं। तो बिल्कुल भाइयों की तरह हमारे रिलेशन है एक दूसरे के साथ। और इंशाल्लाह हम ख्वाहिश हमारी ये है कि ये रिलेशन हमारे जब आप नामजद हुए थे पिछले साल दिसंबर में वज़ारत आला के लिए, तो आपने कहा था कि आप 6 महीने के बाद बताएंगे कि आपने क्या काम किया है और क्या चेंजेस आई हैं पिछले जो सीएम नहीं कर सके। तो आप खुद से क्या कहेंगे कि क्या सूबे में तब्दीली लाएं आप देखें जी, खुद आप सादिया जज बने और खुद आप जाके कोयटा शहर को देखें। आपके पास यहाँ आपके एंकर बैठे हुए हैं, आप उनसे पूछे 6 महीने पहले क्या हाल था कोयटा शहर का, आज क्या है। उसके बाद लॉ एंड ऑर्डर का देख लें आप, ये मैंने कहा है हो गया है, ये सिक्योरिटी लैप्स हुआ है, चाहे जो भी हुआ है, क्योंकि हम कॉन्फ्लिक्ट जोन में रह रहे हैं। हमारा बॉर्डर यहाँ से, अफ़गानिस्तान का बॉर्डर यहाँ से 150 तकरीबन 200 किलोमीटर है। चमन यहाँ से एक बहुत बड़ा पोरस बॉर्डर है हमारा, जो बहुत काफ़ी लंबा है, 700 किलोमीटर 800 किलोमीटर लंबा है, जो ईरान के बॉर्डर तक जाके लगता है, अफ़गानिस्तान का बॉर्डर है। लेकिन उसके बावजूद भी हमने काफ़ी हद तक जो है, जिस तरह पहले आपने देखा कि होते थे इस तरह मामला, लॉ एंड ऑर्डर को मैं समझता हूँ कि आप पूछ सकते हैं, एक आम आदमी से भी पूछ सकते हैं। इस इंसिडेंट के हवाले से मैं नहीं कह रहा हूँ, वैसे ही गुड गवर्नेंस के हवाले से आप पूछ सकते हैं कि हमने अल्लाह ताला के फजल से बहुत गुड गवर्नेंस की है। जहाँ पर हमने बड़े बड़े लोगों को जो मतलब वो इसमें इन्वॉल्व थे, हमने हुकूमत ने कोई वो उसमें मुदाखलत नहीं की। और मैंने फुली तौर सबको, नैब को, इनको कहा है कि भाई आपने अपना काम करना है, आप अपना काम करते रहें। फर्स्ट बजट था मेरा, आप पूछ सकते हैं सबसे लोगों से। मेरा ख्याल, मैं समझता हूँ कि बलूचिस्तान की तारीख़ में जब से 1 यूनिट टूटा है, इस तरह का बजट कभी पेश नहीं हुआ है। मैंने आम आदमी के लिए ये बजट पेश किया है और पहली बार है कि किसी ने जो है इस बजट पे तनकीद नहीं की और सब ने कहा कि ये एक अवामी बजट है। मैंने 40 अरब रुपए कोयटे के जो है वो उसके लिए, वाटर सप्लाई के लिए रखे हैं, पानी के लिए, जिसका बहुत बड़ा मसला है कोयटा का। हम इसको पटफीटर से वहाँ से पानी लेके आ रहे हैं। अच्छा। मैंने हर डिविजनल हेडक्वार्टर को 1-1 अरब रुपए दिया है उसकी ब्यूटिफिकेशन के लिए। वहाँ पानी का मसला है, वहाँ सैनिटरी का मसला है, वहाँ सीवरेज का मसला है, उनको हल करने के लिए आम आदमी को, हॉस्पिटल्स के लिए जहाँ वो है उसके लिए मैंने दिए। फिर हर डिविजनल हेडक्वार्टर को 20-20 करोड़ रुपए मैंने दिए हैं कि वहाँ जो हॉस्पिटल में फैसिलिटीज़ नहीं है लोगों के लिए, जो भी दूसरे जो फैसिलिटीज़ है लोगों को, वो उनको प्रोवाइड की जाए। और डॉक्टरों के लिए मैंने जो है वो एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव प्रोग्राम बनाया हुआ है। डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं, बहुत सारे पाइपलाइन में जो आप कह रहे हैं। और डॉक्टर जो कोयटा में बैठे हुए थे उनको मैंने कहा है कि जी आप लोग जाएं बाहर, जो है ABC जो है मैंने कैटेगरीज रखे हुए हैं। तो C कैटेगरी जहाँ हार्ड एरिया है वहाँ वो जाएंगे, तो उनका जो सैलरी है A वाले का मैंने डबल किया है, B वाले का इसी तरह उसका रखा है, फिर C वाले का जो ज़्यादा वो जाएंगे तो उनको हमने वहाँ पर भेजा है। जैसे अवारान हुआ, हमारा ज़िला खुजदार हुआ, जोब हुआ, लोरलाई हुआ, डेरा बुकटी हुआ, कोलू हुआ, इस तरफ तो कोई डॉक्टर नहीं जाते थे। अभी अल्लाह ताला के फजल से सब वहाँ पर जा रहे हैं और काम कर रहे हैं। बलूचिस्तान के हवाले से बात करते हैं कि रकबे के लिहाज से तो इतना बड़ा सूबा है, आबादी बहुत कम है बाकी सूबों के निस्बत, तकरीबन 5% जो है वो बनता है पूरी आबादी का, लेकिन फिर भी नेचुरल रिसोर्सेज से मालामाल ये सूबा है, फ्रॉम क्रूड ऑयल टू गोल्ड। लेकिन इस खित्ते में, इस ज़मीन के एक टुकड़े में, बलूचिस्तान में जो गुर्बत है, जो आम आदमी की हालत ज़ार है, वो आज तक बेहतर क्यों नहीं हो सकी? देखें सादिया, अभी मैं ये समझूंगा कि इसका कोई और जिम्मेदार नहीं है, हम खुद इसके जिम्मेदार हैं। हम खुद जिम्मेदार हैं और हमें सच बोलना चाहिए आवाम के सामने, लोगों के सामने। जब से 1 यूनिट टूटा है यहाँ पर कोई
न पंजाबी ने यहाँ पर आके कोई हुकूमत की है, न यहाँ पर किसी सिंधी ने की है, न यहाँ पर कोई पश्तून ने आके की है। जो भी आए हैं यहाँ पर वज़ीर आला, इस वज़ीर आला हाउस में आप बैठे हुए हैं, आप तस्वीरें देख रहे होंगे, सब के सब जो है बलोच आए हैं। और हमने ही खुद अपने अगर लोगों के लिए कुछ नहीं किया है तो इसका कसूरवार न हम पंजाब को ठहराते हैं, न सिंध को ठहराते हैं, न सिंधी को ठहराते हैं, मैं न पंजाबी को इसका जिम्मेदार ठहराता हूँ, न सिंधी को ठहराता हूँ, न पश्तून को ठहराता हूँ। तो यहाँ हम ही थे, हम ही ने अपने लोगों के लिए कुछ नहीं किया। उनके हालत-ए-ज़ार जो है, जैसे आपने कहा कि उनकी ऐसी है हालत-ए-ज़ार, हमने उनके हालत-ए-ज़ार बदलने की कोशिश नहीं की तो हम दूसरों से क्या गिला करें। तो मैं समझता हूँ कि इसके जिम्मेदार हम खुद ही है। तो एक ये जो तासुर है अवाम में, क्योंकि आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हो, आप नवाब भी हैं, आप सरदार भी हैं, और बहुत लोग जो है वो ब्लेम करते हैं कि जी सरदार हमेशा आते रहे हुकूमतों में, जो नवाब हैं वो आते रहे और उन्होंने गरीब आदमी के लिए कुछ नहीं किया। तो ये तासुर दुरुस्त हुआ फिर? नहीं जी, यहाँ पर देखें फेडरेशन की सियासत करने वाले लोग भी वज़ीर आला बने हैं, लेकिन जो नेशनलिस्ट सियासत करते हैं वो भी वज़ीर आला बने हैं। बलूचिस्तान का सबसे पहला वज़ीर आला 1 यूनिट टूटने के बाद नैप, जिसको नेशनल अवामी पार्टी हम कहते थे, यहाँ का जो है वज़ीर आला सरदार अताउल्लाह मेंगल था। वो नेशनलिस्ट पार्टी से था, नैप से था। वो मैं खुद अपने अल्फाज कुछ नहीं कहूँगा उनके बारे में, मेरे लिए मोहतरम है, वो नहीं करूँगा। आम आदमी से पूछें कि यहाँ पर जब उनके दौर में टीचरों के साथ क्या किया गया, लोगों दूसरों के साथ क्या किया गया। उसके बाद भी आप देखें कि वफ्तन फ़वतन जो है फेडरेशन की पार्टियों वाले यहाँ पर कम हुक्मरान रहे हैं, नेशनलिस्ट जो है वो ज़्यादा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि इसमें वो भी सरदार है, अपने कबीले के सरदार अताउल्लाह मेंगल साहब भी, जुल्फ़िकार मक्सी भी अपने इलाके के सरदार है, नवाब अख्तर मेंगल भी यहाँ पर रहे हैं, ताज जमाली साहब भी रहे हैं, वो भी मीर है, मुतबर है, अपने इलाके के वो है। तो मैं समझता हूँ कि सारे लोगों ने जो है वो ये हुकूमत की है, यहाँ पर यहाँ आए हैं। तो हम किसी को ये दोष, हर कोई, हाँ, हम किसी को ये सिर्फ ओनली जस्ट सरदार कि हम सरदारों ने वो नहीं की, लेकिन वो सरदार भी इसमें हुकूमत में रहे हैं जो नेशनलिस्ट सियासत करते हैं। नवाब अकबर भुट्टी बहुत बड़ी शख्सियत है, वो भी यहाँ पर गवर्नर भी रहे हैं, वज़ीर आला भी रहे हैं। तो यहाँ पर सब रहे हैं, उन्होंने सब, यानी जिसके पास भी कुर्सी आई है वो तमाम कसूरवार हैं। एक ब्रेक ले लूँ, ब्रेक से वापस आऊंगी तो मैं नवाब साहब से फिर ये पूछने की कोशिश करूंगी कि एक जो लंबी फहरिस्त है इन कसूरवारों की जो इक़्तिदार के ऐवानों में बैठे हैं यहाँ बलूचिस्तान में, उनसे खुद कैसे अपने आप को अलग करेंगे, इस पे बात करते हैं एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। आज 92@8 में हमारे साथ मौजूद हैं वज़ीर आला बलूचिस्तान नवाब सनाउल्लाह ज़हरी साहब। मैं आपसे ये जानना चाह रही थी, जो ब्रेक पे जाने से पहले हमने सवाल छोड़ा कि आपने जिस तरीके से खुद ही एतराफ़ किया, और एक अच्छी बात है कि कन्फेशन होना चाहिए और जो लोग कसूरवार हैं उनकी भी निशानदेही होनी चाहिए। तो जिन्होंने बलूचिस्तान में आज तक तरक्की नहीं की, यहाँ तालीमी इदारे नहीं बनाए, यहाँ अस्पताल नहीं बनाए, यहाँ के गरीब आदमी के लिए कुछ नहीं किया, तो आप उन हुक्मरानों से खुद को कैसे मुख्तलिफ पाएंगे, किस तरह करेंगे? सादिया, अभी मैं कोशिश करूँगा, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा। 6 महीने 7 महीने हुए हैं मुझे आए हुए, लेकिन वो कि मेरे पास टाइम बहुत कम है। मेरे इलेक्शन ईयर भी शुरू हो जाएगा, इलेक्शन ईयर भी शुरू हो जाएगा। मेरे 2.5 साल तो वैसे ही चले गए, हो गए। तो बहरहाल मेरी कोशिश होगी कि अगर मैं जाऊं तो इज़्ज़त के साथ जाऊं, लोग अच्छे नामों से मुझे याद करें। ठीक। अच्छा, अब जिस तरह मैं खुद कोयटा में मौजूद हूँ, तो हमने सड़कों पे देखा कि जहाँ FC तैनात है, वहाँ पर पुलिस के जो हमारे एहलकार तैनात हैं, उनमें से बेशतर ऐसे हैं, क्योंकि पुलिस की नफरी यहाँ पर कम है, FC की ज़्यादा है। पुलिस के एहलकारों के पास वो बुलेट प्रूफ जैकेट्स नहीं हैं, वो वैसे ही खड़े हैं और 12 घंटे तक ड्यूटी दे रहे हैं। तो वो इतना, तो वो कहते हैं ना कि इंसानी जिस्म इजाज़त ही नहीं देता, ना दिमाग इजाज़त देता है कि 12 घंटे की ड्यूटी हो। तो उस हवाले से आपको नहीं लगता कि कुछ होना चाहिए, और इतना ज़्यादा एक्स्ट्रा बर्डन जो पुलिस एहलकारों पे पड़ा हुआ है उसके बारे में कुछ हो?
जी बिल्कुल, कल ही हमने प्राइम मिनिस्टर से बात की है। बड़ी मेहरबानी प्राइम मिनिस्टर साहब की कि उन्होंने कहा कि आप जो भी आपके मसले हैं पुलिस के हवाले से, एफसी के हवाले से, वो सारे आप बनाएं, सबमिट करें और मुझे बताएं। एक हफ्ते के अंदर इस्लामाबाद आएँ और वो करें। और आज ही फिर सुबह मैंने मीटिंग की आईजी से और उन्हें मैंने कहा कि आप पुलिस फोर्स को बढ़ाने के लिए कम से कम जो है हमारी ये एक फोर्स है ATF, अब उसको हमने CTF बना दिया, एंटी टेररिस्ट फोर्स। वो बड़ा अच्छा फोर्स है, लेकिन उनकी तादाद बहुत कम थी। तो आज ही हमारी, तो मैंने उसको कहा है आईजी को कि आप इसकी जो है फिजिबिलिटी बनाएं और मुझे पेश करें, और इसको हम बढ़ाने लगे हैं। तो 3000 उसकी हम अभी 800 थे वो, तो अभी मैंने कहा उनको हम इस साल इंशाल्लाह हम 3000 पे ले जाएंगे। और प्राइम मिनिस्टर 3000 आप कह रहे हैं नफरी बढ़ेगी पुलिस की, बढ़ाएंगे, यानी अगर 34,000 अभी है तो फिर 37,000 तक हो जाएगा। नहीं, ये ATF की बात कर रहा हूँ। अच्छा, ATF एंटी टेररिस्ट फोर्स की, वो करेंगे। जी हाँ। और पुलिस की नफरी अभी नहीं बढ़ेगी? नहीं, वो उसको भी बढ़ाएंगे, उसको भी कर रहा हूँ। लेकिन वो ये ज़्यादातर जो IBOs होते हैं, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस, उसमें ये जाते हैं। काफ़ी इफेक्टिव फोर्स है। तो 800 तो इतने बड़े बलूचिस्तान के लिए कोई वो नहीं है। तो उसके लिए मैंने ऑर्डर कहा है कि जी हमारा एक BC का वो है, मैंने कहा उसमें से 2000 उसमें से निकाल लें, 1000 एक्स्ट्रा जो है हम बना रहे हैं। तो इस साल इंशाल्लाह हम उसको 3000 पे ले जाएंगे। उसके बाद जो है नेक्स्ट ईयर भी उसकी तादाद हम बढ़ाएंगे। उसके बाद पुलिस का भी मैंने उन्हें कहा है कि जो भी पुलिस की रिक्वायरमेंट है वो भी आप हमें बता दें, क्योंकि FC वालों ने वो हमें, कल हम उस पर बैठ के मीटिंग कर रहे हैं। मैं और फौजी क़यादत, अस्करी क़यादत बैठ के इस पर वो कर रहे हैं कि कितने विंग, FC वालों ने तो कह दिया है हमें कि हमें 15 और विंग चाहिए हमें। प्राइम मिनिस्टर को भी मैंने कहा है कि उनको वो करना है। लेकिन कल हम पुलिस का भी फाइनलाइज करेंगे कि कितनी नफरी और चाहिए उनको। 5000 चाहिए उनको, 10,000 चाहिए, कितने उनको नफरी चाहिए। तो इंशाल्लाह मैं इसको, यानी जो एक्स्ट्रा बर्डन है वो उसको कम करने के लिए, जी हाँ, कम से कम उनसे ड्यूटी ली जाए। जाहिर से सही बात की है कही आपने, आप वो भी ह्यूमन बीइंग है, इंसान है, इंसान एग्जॉस्ट हो जाता है, वो बेजार हो जाता है। किसी को कैसे रोकेगा अनासर को, वो तो खुद अपने से बेजार होगा। तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो उसके लिए जहाँ तक बुलेट प्रूफ जैकेट्स की बात है, हमने प्रोवाइड की है उनको। अभी मैंने काफ़ी पुलिस को फंडिंग की है और उनको वो किया। लेकिन माहौल हमारा ऐसा है कि हमारे पुलिस वाले वो पहनते ही नहीं है कि कभी कभार। अच्छा, ये भी इशू आता है कि वो शायद पता नहीं कि वो ज़्यादा वजनी है या कभी उन्होंने वो नहीं किया तो पहनते भी नहीं है। तो अपने ऑफिशियल्स को देख लेते हैं तो पहन लेते हैं, वैसे फिर उतार कर साइड में रख देते हैं। लेकिन ये आपको मैं यकीन दिलाता हूँ कि मैं हर वक्त IG को कहता हूँ, हर 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, आज भी मैंने उसको कहा कि जो भी आपको मसले मसाइल पुलिस के हवाले से, लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसियों को जो मसले हैं उस पर मैं कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगा। फंडिंग के मसले हैं, कोई आपके फंडिंग, कोई भी फाइल आता है मेरे पास, एक दिन भी मैंने नहीं लगाता हूँ उसको, उसी दिन जो है मैं उसको निकाल लेता हूँ। और स्पेशली मैंने उनको कहा है कि भाई चूँकि ये चीज़ें उनकी ज़रूरत होती है, तो उनके हवाले से, जो भी पुलिस के हवाले से या दीगर हवाले से जो भी फाइलें होती हैं उनको आप रोका नहीं करें, आप मेरे नॉलेज में लाएं और उसको मैं निकाल लूँ। ठीक है। अब एक और इशू जो बलूचिस्तान में हमने देखा है, और एक रीसेंट जो अभी हमारे सामने एक वाक़या आया कि जी करोड़ों रुपए की करप्शन और घरों से निकल रहे हैं, तो लोग फिर ये भी सवाल करते हैं कि बलूचिस्तान का जो एक आम आदमी है उसके पास तो बुनियादी सहूलतें भी नहीं हैं, पीने का साफ़ पानी भी नहीं है, उसके बच्चे के इलाज के लिए अस्पताल में सहूलियात नहीं है, तालीम की सहूलियात नहीं है, और यहाँ पे जो गवर्नमेंट फंक्शनरीज़ हैं वो इतनी करप्शन कर रहे हैं, इतने पैसे बना रहे हैं, करोड़ों करोड़ों घरों से निकल रहे हैं। तो ये क्या माजरा है? करप्शन में भी कमी देखेंगे हम आपके इस दौरे हुकूमत में? आपने देखी है ना करप्शन में, मेरे ही दौरे हुकूमत में इतने पैसे बरामद हुए हैं। बरामद हुए लेकिन कि वो बने भी नहीं, वो आ रहे हैं, वो पैसे वापस हमें मिल रहे हैं। वो जितने भी पैसे हमें मिलेंगे, 2 अरब हमें मिल रहे हैं, 3 अरब मिल रहे हैं हमें। मैं आपके मीडिया के तवसत से ये कह रहा हूँ, हम एक बहुत बड़ा इधर प्रोजेक्ट बनाएंगे उसका। हम मीडिया को भी बुलाएंगे और उन पैसों से हम यहाँ पर में भी हो सकता है हमें एक हॉस्पिटल, एक अच्छा सा हॉस्पिटल हम यहाँ पर बना दें, या जो भी डेवलपमेंट के काम होंगे हम उन पैसों से दोबारा डेवलपमेंट के काम करेंगे। तो ये क्रेडिट भी मेरी गवर्नमेंट को ही जाता है कि जी हमने पैसे बरामद भी कर लिए और वापस दोबारा हम इसको जो है डेवलपमेंट की तरफ उसको लगाएंगे। और वो अनकरीब जो है इंशाल्लाह उसको वो जो खालिद लांगो साहब का नाम इससे जोड़ा गया, तो उन्होंने अपना इस्तीफा भी पेश किया। तो फिर उनकी स्टेटमेंट भी आ गई कि वज़ीर आला साहब के कहने पर मैं इस्तीफ़ा जो है वो वापस ले रहा हूँ।
तो अगर वाकई में वो इस्तीफ़ा दे देते हैं और फिर अपने आप को पेश करते हैं आज़ाद तहकीकात के लिए, तो फिर उसमें बुराई क्या है? देखिए जी, ये तो उनका वो मसला है कि वो है, लेकिन एक पार्लिमानी दोस्त की हैसियत से या पार्लियामेंट में बैठे हुए दोस्त की हैसियत से ये तो एक हमारा मशवरा था, मुशावरत थी उसके साथ कि आप ये चीज़ फ़िलहाल न करें। और अभी तो देखें, वो है, एक होता है मुल्ज़िम, एक होता है मुजरिम। इस वक्त वो मुल्ज़िम है, उनका फ़ैसला जो है वो कोर्ट में है, कोर्ट ने करना है। जब तक कोर्ट फैसला न करके उन्हें मुजरिम करार नहीं देती है तो उस वक्त तक वो डिस्क्वालीफाई भी, छोटा सा इल्जाम भी लगता है तो इस्तीफे आ जाते हैं। तो हमारे यहाँ तो इल्जाम पे भी इस्तीफे नहीं आते और अगर वो साबित हो जाए तो उस पे भी नहीं आते। तो मैं वो सुन रही थी, मुझे बड़ी हैरत हुई, जो बलूचिस्तान असेंबली के रुकन है सरदार अब्दुर्रहमान, उन्होंने कहा कि खालिद साहब का इस्तीफा देना इस पार्लियामान की, इस असेंबली की तौहीन होगा। अगर इल्ज़ाम पे वो बंदा इस्तीफ़ा दे रहा है और ख़ुद को आज़ाद तहकीकात के लिए पेश कर रहा है तो इसमें मज़ायका क्या है? नहीं, कोई मज़ायका नहीं है इसमें। बिल्कुल वो सही है, बिल्कुल वो है। लेकिन देखिए, पार्लियामेंट जो है वो, असेंबली जो है वो ख़ुद मुख्तियार है और असेंबली के फ्लोर पर कोई अगर उठ के कोई भी बात कर सकता है तो उसको ना चीफ मिनिस्टर रोक सकता है ना कोई और उसको रोक सकता है। लेकिन ये है कि खालिद लांगव ने इखलाकी ज़रूरत का मुजाहरा किया, अच्छी बात की उन्होंने, एक पेशरफ्त। लेकिन आप लोगों ने रोक दिया ना, फिर वो कि ना करे इखलाकी ज़रूरत का मुजाहरा। उन्होंने एक पेशरफ्त की, उन्होंने वो की है। लेकिन ये है कि हमने उन्हें ये रिक्वेस्ट की कि अभी तक आप मुल्ज़िम हैं, अभी तक मुजरिम नहीं हैं। जब वो मुजरिम होंगे तो ऑटोमेटिकली वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे और जब मुजरिम बनेंगे तो हम फिर उन्हें कहेंगे कि जी अब आप इस्तीफा दें और इस पार्लियामेंट की उसको मजरू न करें। ठीक है, एक ब्रेक लेते हैं यहाँ पे और ब्रेक से वापस आएंगे तो हम वज़ीर आला साहब से ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि जो इनका एक लाहे अमल था, जो स्ट्रैटेजी थी रिकन्सिलिएशन के हवाले से, उन लोगों के हवाले से जिनको हम नाराज़ बलोच कहते हैं, वो क्या है और वो कितना काम कर रही है, वो कहाँ तक पहुँची है, इस पर बात करते हैं एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। वज़ीर आला बलूचिस्तान आज की नशिस्त में हमारे साथ मौजूद हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि जो हम बात कर रहे थे ब्रेक पे जाने से पहले, जो आपकी तरफ से भी बताया गया कि जो भी नाराज़ बलोच हैं उन्हें मनाया जाएगा, वो क्या स्ट्रैटेजी है, क्या वो काम कर रही है, वो कहाँ तक पहुँचा है मामला? बिल्कुल सादिया बीबी, उस पर हम काम कर रहे हैं, हम उनके साथ बातचीत भी हमारी जारी है और हमारी कोशिश है कि वो आएँ, मेन धारे में शामिल हों, पाकिस्तान की मेन पॉलिटिक्स में, मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स करना चाहते हैं, मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स करें, नेशनलिस्ट पॉलिटिक्स करना चाहते हैं, नेशनलिस्ट पॉलिटिक्स करें। और अगर वो आवाम के पास जाते हैं, आवाम अगर उन्हें मैंडेट देते हैं, हम उनके मैंडेट का एहतराम करेंगे। लेकिन ये है कि वो पाकिस्तान के आइन को और कॉन्स्टिट्यूशन को माने और पाकिस्तान की बात करें और पाकिस्तान की जो आइन है उसका एहतराम हम सब पर वाजिब है, उसका एहतराम करें। तो उस हवाले से हमारी बातचीत उनके साथ चल रही है, क्योंकि तो आप खुद भी इसका शिकार रहे हैं। अगर वो जो सैक्रिफाइस आपकी तरफ से वो काफ़ी बड़ा है, आपने बेटा, अपना भाई, भतीजा खोया है इस तमाम चीज़ में, तो उन लोगों के साथ भी रिकंसाइल करेंगे जिन्होंने ये किया है काम? जी बिल्कुल, BLA ने गालिबन इसकी जिम्मेदारी कबूल की थी। BLA ने जिम्मेदारी कबूल की थी और उनमें से काफ़ी लोग अभी भी यहाँ बलूचिस्तान में ही मौजूद है। लेकिन फर्स्ट टाइम जब मैं नॉमिनेट हुआ था तो मुझे सलीम साफ़ी ने मेरे से पूछा था कि आपने वो किया था, तो मैंने कहा मैंने अपना केस जो है वो अल्लाह के ऊपर छोड़ दिया है। तो ऐसी कोई बात नहीं, BLA ने किया, उसको कबूल किया बाकायदा, फिर उन्होंने स्टेटमेंट भी दिए अखबारों में। लेकिन यह है कि मुल्क की वसी तर मुफाद में जो है वो उस चीज़ को भी मैंने साइड में रखा है और मैंने जैसे पहले कहा था कि मैंने वो अपना केस जो है वो अल्लाह के ऊपर छोड़ दिया है, वो क्या फ़ैसला करने वाला वो है। लेकिन अगर कौमी मुफाद में, मुल्की मुफाद में जो भी आना तो चाहते हैं, की पॉलिसी हर एक के साथ आपकी बिल्कुल यकसा होगी और किसी के साथ ये नहीं होगा कि मैं किसी के साथ
जो है वो विक्टिमाइजेशन करेंगे, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन करेंगे या वो करेंगे। जो भी आना चाहते हैं आएँ, हमारे भाई हैं, हम उनको वेलकम करेंगे। और जिस तरह जैसे पहले मैंने अर्ज़ किया, जिस किस्म की सियासत करना चाहते हैं वो आएँ, पाकिस्तान के अंदर रह के सियासत करें। हम भी कर रहे हैं, हम भी सरदार हैं, हम भी नवाब हैं, लेकिन हम कर रहे हैं। नेशनल सियासत भी लोग कर रहे हैं, मेन स्ट्रीम की सियासत भी यहाँ पर लोग कर रहे हैं। लेकिन आज मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ एज एक आवाम के नुमाइंदे की हैसियत से यहाँ पर बैठा हुआ हूँ, और मैं अपने आप को जी हाँ मैंडेट दिया आवाम ने दिया है, और मैं फख्री अपने आप को कहता हूँ कि मैं आवाम का नुमाइंदा हूँ, और आवाम का अब खादिम भी कह ले, मैं आवाम का खादिम भी हूँ कि उन्होंने हमें मैंडेट दिया है, और बहुत बड़ी मैंडेट दी है हमें उन्होंने। वैसे वो खादिम आला जो जिनसे आप आज मिले भी हैं, सीएम शहबाज शरीफ, जिनको आप कहते हैं कि वो आपका रोल मॉडल भी हैं, तो आप भी खुद को खादिम कह रहे हैं अवाम का। मैं सीपैक पे अगर जरा थोड़ी सी बात, कोई हर्ज नहीं है, मुझ में कोई तकब्बुर नहीं है, मुझ में कोई वो नहीं है। मैं उन नवाबों में से, सरदारों में से नहीं हूँ जो अपने खोल से नहीं निकलते हैं। मुझे कोई वो नहीं है, बिल्कुल आवाम की खिदमत करने में और आवाम की उसमें और अपने आप को आवाम का खादिम कहने में कोई वो हर्ज नहीं है। कोई ठीक है, अब सीपैक की जरा हम बात करते हैं, क्योंकि जो कल का एक सानहा हमने देखा है, उसमें भी आर्मी चीफ का जो बयान था, उन्होंने भी ये बात की कि सीपैक जो है वो निशाना है और उसको टारगेट हम नहीं होने देंगे। आप किस तरीके से देख रहे हैं वो तमाम इकदाम जो इतने बड़े मंसूबे को, इस गेम चेंजर को जो लोग सबूताज करना चाहते हैं उसको रोकने के लिए, हुकूमत की जानिब से भी, फ़ौज की जानिब से भी, और जो एक कोऑर्डिनेशन वो किस तरह की है दोनों के दरमियान? देखिए साथी, अभी भी ये बहुत बड़ा बहस है, लेकिन कैमरे के सामने इसको हम वो नहीं करेंगे। लेकिन मैं दो टोक अल्फाज में मैं आपको बताना चाहता हूँ। प्राइम मिनिस्टर का विज़न जो है, मेरा जो विज़न है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का है, मतलब फ़ौज का, मैं जनरली फ़ौज की बात कर रहा हूँ। सिविलियन लीडरशिप का जो हमारा सबका विज़न है, हमारा सबका ये विज़न है कि चाहे उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े, कितनी भी हमें कुर्बानियाँ देनी पड़े, सीपैक हमारा जो है वो है, ऐसे समझे पाकिस्तान की मैशियत का शहरग, आप उसको समझ लें, पाकिस्तान की मैशियत का शहरग है। इसको हम किसी सूरत में नाकाम नहीं होने देंगे, और हर हाल में जो है हम सीपैक को जो है कामयाब कर के छोड़ेंगे। ठीक है, मुख्तसरन इतना मैंने कह दिया। ठीक है, और जो भी ये वाकयात हो रहे हैं वो आप उससे एग्री करते हैं कि सीपैक ही टारगेट है या कुछ और भी अवामिल हैं? जी बिल्कुल, से भी मैं आपके एग्री करता हूं कि जो प्रेशर मुझे पता है, मैं कैमरे के सामने जैसे मैंने कहा कि मैं बता नहीं सकता हूं आपको, सीपैक के हवाले से जो हमारे फोर्सेस की जी फोर्स, वो तो पॉलिटिकली नजर आती हैं, सियासत होती नजर आती है, बिल्कुल सियासत होती नजर आ रही है। पॉलिटिकली कुछ आवाज़ें जो उठती हैं वो पाकिस्तान के अंदर से उठ रही हैं, लेकिन बैरून अनासर की तरफ से जो प्रेशर हमारे फोर्सेस के ऊपर है, जो है हमारे सिविलियन गवर्नमेंट के ऊपर है, सीपैक के हवाले से, वो हमें पता है हम किस तरह उसको वो कर रहे हैं। लेकिन हमने तैयार किया हुआ है कि हम उन प्रेशरों को बिल्कुल खातिर में नहीं लाएंगे। हम उन कोई भी प्रेशर होगा सीपैक के हवाले से, किसी चीज़ को भी खातिर में हम नहीं लाएंगे। ये जो कल का इंसिडेंट है, इसको भी आप सीपैक का ही हिस्सा समझ ले। सही है, बिल्कुल। और अदरवाइज भी जो जियोपॉलिटिक्स है, जो नेचुरल रिसोर्सेज की वजह से जो तमाम चीजें हैं बलूचिस्तान की, और बहुत लोगों को खटकता है, और इसमें मैं समझता हूँ कि इसमें कोई हर्ज किसी को नहीं होना चाहिए। अगर कोई मुल्क तरक्की करने जा रहा है तो दूसरे हमसाय मुल्क को उसको कोई इतराज़ नहीं होना चाहिए। चाइना हमारा हमसाय मुल्क था, आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले मैं खुद गया था चाइना। वहाँ पर लोगों के पास साइकिलें थी। जब वो तरक्की करने गया, उसने तरक्की की। आज मैं अभी 3 महीने पहले मैं चाइना जगह से होके आया हूँ। अब साइकिलों की जगह वहाँ पर गाड़ियाँ हैं। अगर वहाँ पर 3 घर में लोग रहते हैं तो उनके पास 10 गाड़ियाँ हैं। तो उन्होंने नंबरें दी हुई हैं उनको कि भाई 3 दिन जो है आप इस नंबर की गाड़ी को ला सकते हैं, 3 दिन जो है ला सकते हैं। तो इतनी उनके पास आ गई है, तरक्की आ गई है, पैसा आ गया है, सब कुछ आ गया। अगर हमारा मुल्क तरक्की करता है, हमारे पास पैसा आता है, हम अगर तरक्की करते हैं, हम अपने आवाम को जो है बुनियादी चीज़ें दे देते हैं, उनको बुनियादी सहूलतें दे देते हैं, तो मैं समझता हूँ किसी को इतराज़ नहीं होना चाहिए। और हमारे है, लेकिन इस तरीके से और हम जिन लोगों को इतराज़ है वो तरक्की करें। हमें इखलाकी तौर पर हमें भी एतराज़ नहीं होना चाहिए। के हवाले से अगर कोई इसके खिलाफ आवाज़ उठती है या कोई इक़दाम होते हैं तो उनको यकीनी तौर पे नाकाम बनाएंगे। ये आखिर में मुख्तसरन मैसेज था वज़ीर आला बलूचिस्तान साहब की जानिब से। सरदार नवाब सनाउल्लाह ज़हरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आज के प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करने के लिए। दैट्स ऑल फॉर टुनाइट। इजाज़त दीजिए, आई विल सी यू टुमारो इंशाल्लाह। खुदा हाफ़िज़।